हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। हमने इसकी एक और वीडियो भी बनाई हुई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में ये है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measures 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो इसमें बेसिकली अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमें एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। तो आपको सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन की रियलिटी को, क्वेश्चन को समझना कि इसमें क्या बात कही जा रही है और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें डायरेक्ट ये नहीं कहा जाता कि आप एलसीएम निकालें और या एचसीएफ निकालें, वो काफी इजी हो जाता है। बट यहाँ पर एक रियलिटी दी हुई है और उस रियलिटी को आपको समझना होता है, कॉन्सेप्चुअलाइज करना होता है, और फिर आप इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो ये कहा जा रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि इन क्वेश्चंस में क्या बात कही गई है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, लाइक ये अलग अलग पर्सन्स के मेजरमेंट हैं स्टेप्स के, ठीक है। कुछ इस तरह का स्टेप्स है इन लोगों का, और ये 30 सेंटीमीटर का स्टेप है, ये 36 सेंटीमीटर का, ये 40 सेंटीमीटर का स्टेप है। अब ये कहा जा रहा है कि ये तीनों कितनी मिनिमम डिस्टेंस चले कितनी मिनिमम डिस्टेंस चले कि इनके जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। इनके स्टेप्स कंप्लीट हो जाए का मतलब ये हुआ कि जितनी मेजरमेंट है इनके स्टेप्स की, उस मेजरमेंट से वो जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो डिविजिबल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके कि 30 से 60 डिविजिबल है, तो 30 स्टेप्स वाला जो जो आदमी है वो 2 स्टेप्स में कवर कर लेगा। इसी तरह से 36 वाला लेकिन कवर नहीं कर पाएगा 60 सेंटीमीटर की मेजरमेंट को। ये 36 वाला नहीं कर पाएगा, 40 सेंटीमीटर वाला कवर नहीं कर पाएगा। बट मान लिया मैंने ले लिया 72, तो ये कवर कर लेगा, बट ये दोनों कवर नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हम मेजरमेंट हो सकती है कि उसमें एक या दो कवर कर रहा हो बट तीसरा नहीं कर रहा हो। तो ऐसे में हम हमेशा याद रखें कि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि वो मिनिमम मल्टीपल, वो लार्जेस्ट मल्टीपल, सॉरी, वो लोएस्ट मल्टीपल जो कि 30 का भी हो, 36 का भी और 40 का भी, तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करते थे, लाइक मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक 2, 3 और 5 का एलसीएम हम लेते थे तो क्या होता था, ये हमारा 30 हो जाता था, ठीक है। ये हमारा 30 हो जाता था। तो 30 इज द लोएस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। 2 का भी मल्टीपल है 30, यानी 2 की टेबल से भी 30 आ रहा है, 3 की टेबल से भी 30 आ रहा है, 5 की टेबल से भी 30 आ रहा है, और ऐसा इससे कम कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों की टेबल में आ जाए। तो इसलिए हम इसको एलसीएम लेते थे। यानी हम 2 से भी डिविजिबल होकर के ये 30 आपका डिविजिबल हो रहा था 15 में, 15 टाइम्स में। ऐसे ही 3 से भी डिविजिबल हो रहा था 10 टाइम्स में, और 5 से भी डिविजिबल हो रहा था ये 6 टाइम्स में। तो हम ये कह सकते थे ये कंप्लीट, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 30 हमें एलसीएम हो जाता था। सेम वही रियलिटी यहाँ पर भी है कि 30, 36 और 40
वो नंबर आपको बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, तो वो कंप्लीट स्टेप में अपने वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे, यानी जो डिस्टेंस होगी वो कंप्लीट स्टेप में कवर हो जाएगी। सपोज ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होता, तो ये जो डिस्टेंस होती 30, ये दो तीनों कंप्लीट स्टेप में कवर कर लेते, यानी ये आपका 15 स्टेप में कवर करता, ये आपका 10 स्टेप्स में कवर कर लेता, ये जो 5 यूनिट वाला है वो 6 स्टेप में कंप्लीट कवर कर लेता। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालना है। अब आप एलसीएम निकाल लें, 30 और 36 और 40 का, ये है वो मिनिमम डिस्टेंस। तो चलिए सोल्यूशन पे हम आते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालें, क्योंकि आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो बेटर है कि आप कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम ना निकालें। सो 2 इंटू ये आपका 3 हो जाएगा इंटू 5, 30 का एलसीएम आ गया। ठीक इसी तरह से 36 का निकाल लें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 40 का एलसीएम हमारा होगा, 40 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सारे फैक्टर्स हो गए 30, 36 और 40 के। ठीक है, अब हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम फैक्टर कर लिया हमने। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कॉमन नंबर है उसको ले लेते हैं। कॉमन नंबर और क्या क्या है, देखिए 3 है, 2 में कॉमन है, ठीक है, और 5 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ये सारे कॉमन। एक 3 और एक 2 रह जाता है जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते वक्त पहले अगर वो तीनों में कॉमन है वो भी लेंगे, 2 में कॉमन है वो भी लेंगे, और जो अनकॉमन है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आएगा, जो तीनों में कॉमन है पहले वो लिख लीजिए 2, इसी तरह से ये भी 2, ये 3 और ये 5, ये आपके कॉमन वाले हैं। और जो अनकॉमन है वो भी लेना होता है हमें एलसीएम के अंदर, वो भी लेना होता है जो अनकॉमन होता है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2 to the 4 3 the 12 5 the 60 2 the 120 3 the 360। तो 360 सेंटीमीटर चलने के बाद तीनों के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये वो मिनिमम डिस्टेंस भी होगी जो इनके स्टेप्स को कंप्लीट कर लेगी, यानी उनका कोई स्टेप पार्ट में नहीं होगा, बल्कि कंप्लीट स्टेप में वो कवर कर लेंगे इस डिस्टेंस को। तो आप आंसर लिख लीजिए, therefore the minimum distance required is 360 सेंटीमीटर, और आप इसको मीटर और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर होगा, यहीं पे आंसर आ। अब हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है, check whether 8 raised to the power n ends with the digit 0 for any natural number n, justify your answer। ठीक है, तो अब इसे हम मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर चैप्टर्स के क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमें 8 रेज टू द पावर n को चेक करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कि ये इसके फॉर एनी नेचुरल नंबर n वेदर इट विल एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो देखते हैं इसको, 8 रेज टू द पावर n, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड करता है, उसके एक्सपेंशन में लास्ट में 0 आता है, ठीक है। कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया है, लाइक 8 रेज टू द पावर 10 दे दिया, 8 रेज टू पावर 100 दे दिया, 8 रेज टू पावर 3 दे दिया,
n की कोई भी नेचुरल वैल्यू हो, तो वो चेक करने के लिए कि ये 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा। लाइक मैं कहूँ 8 raised to the power 2 ले लिया मैंने, n की वैल्यू 2 ले ली, तो हमारा ये हो गया 64, तो ये 4 से एंड कर रहा है, ठीक है। 8 raised to the power हमने 3 ले लिया, वो भी किसी ना किसी डिजिट से एंड करेगा। क्या कोई भी n की वैल्यू होगी जिसके लिए ये 0 से एंड करेगा, ये हमें चेक करके बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 0 से कब एंड करता है। 0 से कब एंड करता है, सपोज कीजिए 20 है, तो 20 0 से एंड कर रहा है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए आप 30 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये भी 0 से एंड कर रहा है। जो चीज हमें कॉमन इन सब में मिलेगी वो ये मिलेगी कि 2 और 5 इसमें जरूर आएगा, 2 और 5 जरूर आएगा। मान लीजिए हमने 150 ले लिया, तो ये आ जाएगा यस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 और 5 जरूर आएगा अगर वो 0 से एंड कर रहा है। तो फैक्टर के अंदर क्या आना चाहिए, 2 और 5 जरूर आना चाहिए, कम से कम एक बार। एक से ज्यादा भी आ सकता है, कोई नंबर फैक्टर में एक से ज्यादा भी आ सकता है, लाइक 2 3 टाइम्स आ जाए, 5 2 टाइम्स आ जाए, या 5 1 टाइम आ जाए, ये हो सकता है। बट एटलीस्ट हमारे लिए कम से कम एक 2 और 5 जरूर होना चाहिए, इसके टाइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। इससे हटके कोई नंबर अगर है 2 और 5 से तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके जो बेस है 8, इसके फैक्टर में 2 और 5 आता है कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, 0 का मामला n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि n की क्या वैल्यू है। मेन हमें ये देखना है 8 जो बेस है, पावर नहीं देखना है, बेस को देखना है, और इस बेस में बेस को फैक्टर करना है। तो बेस के फैक्टर में अगर 2 और 5 एक भी आ गया, एक एक, तो हम ये कह देंगे कि ये 0 से एंड करेगा, n की कुछ भी हो वैल्यू, क्योंकि वो तो सिर्फ उसको रिपीट करेगा, उन फैक्टर्स को क्या कर रहा है, n रिपीट कर रहा है, n की वैल्यू बढ़ेगी तो वो फैक्टर्स भी रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसलिए n पे डिपेंड नहीं करेगा, हमें बेस देखना है। तो 8 का फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। हमें आना किस फॉर्म में चाहिए था इसका फैक्टर, it should be 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are some natural number, where m and n are some natural number। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आ जाता है किसी नंबर बेस का, किसी बेस का फैक्टर इस फॉर्म में आ जाता है, जबकि m और n क्या है, m और n क्या है, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 इस तरह से होने चाहिए, 0 नहीं हो सकता, यानी इसमें नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। 0 अगर आपका हो जाएगा, यानी m, जैसे n की वैल्यू 0 हो गई तो 5 रेस्ट पावर 0 1 हो गया, यानी 5 उसमें से रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसमें m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए इसमें आपका 5 नहीं आ रहा है, 5 रेस्ट पावर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे आ गया 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 0, यानी 5 है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, 5 रेस्ट पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 हमारा आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रेस्ट टू द पावर n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब हम यहाँ फाइनली लिख लेंगे, हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, बेस को इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर बेस इस फॉर्म में है तो पावर कुछ भी हो, हमें पावर नहीं देखना है, और ये बता देना है कि ये 0 से एंड करने वाला नंबर होगा। तो लिख लेते हैं देयरफॉर, तो हमें इसको जस्टिफाई भी करना था कि इसको कह रहा है कि
जस्टिफाई योर आंसर कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, यानी हमारा क्वेश्चन ये था कि चेक वेदर इट रेज टू द पावर एन एंड विद द डिजिट जीरो, सॉरी, तो ये जीरो से एंड करेगा, इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई भी कर लेंगे, हम इसको स्टेटमेंट में जस्टिफाई करके लिख देते हैं, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of base which is 8 is not in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m where m and n are natural numbers so 8 raised to the power n will not end with the digit 0. ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शो दैट 13 into 2 plus 2 into 3, 13 into 2 plus 2 into 3 into 5 into 17 is a complete is a composite number. Is a composite number. ये कंपोजिट नंबर है, यानी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस आप सब जानते हैं, जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी एक से दो से ज्यादा होते हैं। लाइक मैं कहूँ आपसे कि 8, तो ये इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 8 हो गया। देखिए 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर 8 ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बट यही अगर नंबर हमारा 3 होता और इसके फैक्टर होते 1 और 3, यानी जो 1 और 3 से ही सिर्फ डिविजिबल होगा, किसी और नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ 2 फैक्टर्स, 3 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। यानी वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट में 1 और नंबर इटसेल्फ तो होता है, इससे हटके भी होता है, बट इसमें क्या है, सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम, तो हम देखते हैं अब, तो यहां पर भी यही होगा, हमें देखना है कि ये इसको शो करना है, यानी ऑलरेडी ये हमारा कॉम्पोजिट है, हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। यस, तो प्रूफ में हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉम्पोजिट है। चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 13 into 2 plus 2 into 3 into 5 into 17, ये हमारा नंबर है। ठीक है, और इस नंबर में 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 2 टर्म।
इन दोनों टर्म में हम देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है इसमें, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 13 प्लस बाकी के 2 को छोड़ के इन दोनों के नंबर ले लेंगे, तो यहाँ 13 है और यहाँ प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर तो ये हो गया, इसमें भी एक से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, और हम अगर फैक्टर करें, और एक 1 तो है ही, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर मिनिमम 3 फैक्टर तो मिल रहे हैं, ये 2 और कम से कम इसमें एक आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है अगर इसको सॉल्व किया जाए तो। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो दिस एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। मोर देन 2 फैक्टर्स में मिनिमम 3 तो हो गया, 3 से ज्यादा भी आ जाएगा, तो हम लिखते हैं यही वर्ड यूज करेंगे, द गिवन नंबर। हमें इसको कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, 26 प्लस दिस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाता है। ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको बस कॉमन देखना है कि कॉमन इसमें क्या हो रहा है। सो द गिवन नंबर हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number. It is a composite number. Hence proof. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का आता है, और जो इससे पहले वाला हमने स्टेप्स वाले जो क्वेश्चन किए थे वो 3 मार्क्स में आते हैं, या 2 में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। So if यह क्वेश्चन है, if 2 positive integers p and q can be expressed as p equal to a b square and q equal to a cube b। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है p equal to a b square और q is equal to क्या दिया हुआ है, a cube b। q is equal to a cube b। ए बी बीइंग अ प्राइम नंबर, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर से, यानी ये इनके प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं पी और क्यू के। देन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। इनके एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में। तो अब आप देखें इनका पी और क्यू का, हमें सबसे पहले हम इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, पी और क्यू का एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो पहले हम इनके जो कॉमन हमारे फैक्टर्स होते हैं वही एचसीएफ ले आते हैं। तो इसमें ए है, यहाँ ए क्यूब है, तो जो कॉमन फैक्टर इन दोनों का होगा वो क्या होगा, सिर्फ ए होगा, यानी जो इन दोनों के मिनिमम पावर होते हैं वो लिए जाते हैं। 3 है इधर, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिया जाएगा, मिनिमम पावर लिया जाता है एचसीएफ में, ठीक है, कॉमन फैक्टर। और दूसरा यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो मिनिमम यहाँ पर बी होगा, सो यहाँ वैल्यू आ गई ए बी, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई ए बी। तो एचसीएफ में याद रखिए कि ये जो दोनों के मिनिमम पावर होते हैं प्राइम नंबर्स के वो लिए जाते हैं कॉमन में। अब एलसीएम निकालते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब एलसीएम देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा एक पी और क्यू का एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं,
इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं, एलसीएम में जो हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल में हमें बड़ी वाली पावर लेनी होती है एलसीएम में, ठीक है। तो ए और ए क्यूब में हमारी हाईएस्ट पावर वाला जो ए है, ए बेस है वो 3 है, और बी स्क्वायर और इधर बी है, तो बी बेस का हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो देखिए, होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 5th क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर x। a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर x। b की वैल्यू है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और c हमारा है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ एबीसी दिया हुआ है। एलसीएम क्या दिया हुआ है इसमें, ये गिवन है क्वेश्चन में। एलसीएम ऑफ एबीसी इज 3780। 3780, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो पावर है 3 की, ये हमें फाइंड करना है। एलसीएम गिवन है, एक्स निकालना है, और ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। एलसीएम में हम क्या करते थे, मैक्सिमम पावर लेते थे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, एलसीएम में हमने मैक्सिमम पावर लिया था। यहाँ भी यही करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा। 3780 का सबसे पहला काम है कि इनका प्राइम फैक्टर करेंगे, जो एलसीएम दिया हुआ है 3780, इसका प्राइम फैक्टर करिए। सो ये आ जाएगा 2 8 16 और 2 9 18 0। अगेन 2 से जाएगा ये, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। ये 3 से जा रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। 3 3 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, और अब आपका ये 5 से कैंसिल हो। तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टर हो गए एलसीएम के। अब हम एलसीएम के जो प्राइम फैक्टर है उसमें देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 2 की पावर 2 आ रही है, 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 5 की पावर 1 आ रहा है, और 7 की पावर 1 आ रहा है। 1 का पावर दिखा नहीं जाता, इसलिए हमने इसको नहीं छोड़ दिया। ये हमारा एलसीएम का प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम में हम वैसे क्या निकालते थे। हम देखते हैं एलसीएम में हम क्या निकालते थे। एलसीएम ऑफ ए बी सी अगर आपको यहाँ से निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जो ए की मैक्सिमम पावर होगी वो ले लेते हैं, 2 स्क्वायर है, सब में कॉमन है, वही दी जाएगी। 5 है, हम वो ले लेंगे, 5। 3 है, और सॉरी 7 है, वो ले लेंगे। अब हम आएंगे लास्ट में 3 पे, क्योंकि 3 की पावर x है, जो कि x हमें फाइंड करना है, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से 3 की पावर देखिए। अब यहाँ पर हमें 3 की पावर जो फैक्टर था वो क्या था, एलसीएम का फैक्टर, उसमें 3 की पावर 3 थी। यहाँ 3 की पावर x है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो आप देखिए ये 1 तो हमें मैक्सिमम में आएगा नहीं, हमें 3 चाहिए। तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर में 3 चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मैच कर रही है, इससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर 3 की पावर x है, यानी 3 की पावर 3 होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो हमें मैक्सिमम पावर यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। तो यानी एलसीएम में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3, और फिर ये मैच कर रहा है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज ऑन कंपेयरिंग, आप लिख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग
on comparing the power of 3, okay, with the factors of the with the power of 3, on comparing the power of 3, ये आपका इसको uh, yes, on comparing the power of 3 x, we will get x is equal to 3. दोनों के पावर को हमने एलसीएम से, यहाँ के एलसीएम से और यहाँ के एलसीएम से पावर को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पर इंटू एक्स, 3 रेज फॉर एक्स था, तो एक्स हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्कर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √3 plus √2 is an irrational number. Yes. Prove that √3 plus √2 is irrational number. ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये 10th क्लास सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, या फिर 9th क्लास आईसीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इरेशनल प्रूफ करने वाले। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ये। सो देखते हैं इसको, कंट्राडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने का मेथड क्या होता है, कभी ये भी एक मेथड है किसी भी चीज को, किसी भी रिजल्ट को, किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का। और उसमें हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ कैसे करते हैं, यानी जो भी हमें प्रूफ करना है उसका हम ऑपोजिट मान लेते हैं कि ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे ये रैशनल नंबर है, यानी उल्टा मान लेंगे। और मैंने इससे पहले भी ये बात एक्सप्लेन की थी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि लाइट यहाँ ऑन है तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट ऑफ है। कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि लाइट ऑफ है, और फिर हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे क्योंकि लाइट ऑफ है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर लाइट ऑफ है तो हमें दिखेगा नहीं, अंधेरा है तो इस बट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब हम कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत माना था, और जब वो गलत प्रूफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो हमने नहीं माना है या जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ हो जाता है। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ भी हम यही करेंगे, रैशनल नंबर हम मान लेंगे। सो लेट √3 plus √2 be a rational number। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक पे रूट होता है, दूसरा बिना रूट के होता है, और कभी कभी यानी ज्यादातर ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं दोनों पे रूट हो। तो दोनों का थोड़ा सा तरीका मेथड डिफरेंट है, तो आप समझ लीजिए। अगर हमारा यही क्वेश्चन होता √3 plus 2 और इसे इरेशनल करना होता प्रूफ, तो ये अलग मेथड से किया जाएगा, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड हो जाएगा। तो देखते हैं। तो लेट रैशनल नंबर, सो दिस इंप्लाइज, जब ये रैशनल हो गया तो क्या क्या हो गई वैल्यू, देयरफॉर √3 plus √2 इक्वल टू a/b मान लीजिए। जब रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में होगा, वेयर yes a and b are some integers and b is not equal to
b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया। जो रैशनल नंबर का जो रिजल्ट होता है वो हमने मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस रूट को तो उस साइड हम शिफ्ट कर देंगे, एक रूट को दूसरी साइड कर कर लेंगे, और या फिर हम इसी इसी साइड रहने देते हैं, हम दोनों इसके दोनों स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों मेथड है, तो आप कर लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसको ओपन कीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू √3 इंटू √2 इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये वैल्यू अब क्या आ रही है यहां से देखिए, यस, यहां से क्या आ गई वैल्यू, ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ गया यहाँ पर, तो 3 प्लस 2 प्लस ये 2 √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, यानी रूट मल्टीप्लाई हो जाता है अगर दो रूट्स दो नंबर रूट के अंदर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 √6 हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो 5 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो 2 √6 इक्वल टू, अब आप देखिए ये उसी फॉर्म में आ गया हमारा नंबर, रूट में है कोई एक नंबर और एक बिना रूट के है, तो यहाँ पर हम 2 √6 को इधर रखेंगे, 5 को उधर, जो दूसरा टर्म है उसको, जो बिना रूट वाला टर्म है उसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, और जो रूट वाला टर्म है उसको एज इट इज छोड़ देंगे अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -5, और इनका एलसीएम लेकर के इनको कंबाइन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो b स्क्वायर एलसीएम आ गया 1 और b स्क्वायर का b स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगी वैल्यू a स्क्वायर -1, 1 से b स्क्वायर डिवाइड होगा 5, और b स्क्वायर आएगा तो 5b स्क्वायर। सो 2 √6 इक्वल टू दिस, और यहाँ से फिर अब आप 2 को इस तरफ लाएं, यानी बेसिकली हमें करना ही होता है कि रूट में जो नंबर है उसी को एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी साइड शिफ्ट करना है। सो √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर -5b स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को भी हम इस साइड लाएंगे, लेकिन वो बाद में लाएंगे, पहले हम जो अदर टर्म है वो शिफ्ट करते हैं, बाद में ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो शिफ्ट करते हैं। तो अब ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि a और b हमारे इंटीजर्स थे, तो a स्क्वायर भी इंटीजर होगा और b स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो 5b स्क्वायर भी इंटीजर हो गया, और इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही होता है, और अपॉन 2 भी इंटीजर है। तो इन यहाँ पर आप देखिए ये राइट हैंड साइड किस फॉर्म में है, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है राइट हैंड साइड RHS, जबकि LHS हमारा √6 है, जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल, और यहाँ पर आप देखिए √6 हमारा इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 6, तो रूट के अगर अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली कि RHS इज रैशनल बिकॉज न्यूमरेटर इज इंटीजर अपॉन डिनोमिनेटर इज इंटीजर। तो यहाँ पर आप देखिए इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया है ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर RHS is rational but LHS is irrational। But LHS is irrational, यानी √6 is irrational, तो and this is not possible,
कभी भी रैशनल इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, इनमें कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे वो कंट्राडिक्शन का रिजल्ट है। यहाँ पर ये हमारा रैशनल हो गया और ये इररेशनल है, तो ये हमारा रैशनल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इररेशनल है। तो यहाँ पर तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। ये क्यों हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √3 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आया, जो कि रैशनल नहीं है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। यस, लिखिए this contradicts our assumption that √3 plus √2 is irrational or is rational। irrational तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल है। इसको ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर ये गलत यानी साबित कर रहा है कि ये हमने जो माना था वो गलत माना था। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था उसका उल्टा प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर अब हम यहाँ लिखेंगे √3 प्लस √2 इज इररेशनल, इररेशनल हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चंस थे जो रियल नंबर चैप्टर के क्लास 10th में पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन। और और 9th क्लास में भी ये ICSE में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।